मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं SP BSP यानी सपा बसपा के गठबंधन को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सपा बसपा के गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो 38 सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और इससे कांग्रेस में हताशा है। यानी कि अब कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने की कह सकते हैं कि आने की उम्मीद नहीं है कांग्रेस की। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चल रही तो कांग्रेस को अगर अलग क्यों किया गया है? तो यहां पर देखिए, आप इस चीज को समझिए, यानी कि कांग्रेस का तो नाम हो निशान नहीं हो रहा है। अगर चर्चा किसी बात पर हो रही है तो वो हो रही है, चाहे अखबार हो, टेलीविजन हो या समाचार पत्र हो, सपा बसपा गठबंधन की चर्चा हो रही है। कांग्रेस की चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की चर्चा नहीं, सपा बसपा के गठबंधन की चर्चा हो रही है। तो आप जरा खुद सोचिए, जब सपा बसपा के गठबंधन की चर्चा हो रही है और ऐसे में सपा बसपा ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और यूपी की अगर हम बात कर लेते हैं, यूपी में अलग कर दिया कांग्रेस को, तो आप खुद समझिए, यानी कि सपा बसपा कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रही है। यानी कि सपा बसपा जो है वो कांग्रेस को भी जो है कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। और ऐसे में सपा बसपा की मैं बात करता हूं, यानी अगर मैं बात कर लेता हूं बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो मायावती जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। तो क्या मायावती का ये सपना पूरा हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रिपोर्ट्स की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और रालोद गठबंधन में जगह न मिलने के बाद राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे सीट भले ज्यादा ना मिले पर वह अपना मत प्रतिशत बढ़ाने में सफल रहेगी। प्रदेश कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता है और सपा व बसपा के फैसले से उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। अगर साथ में चुनाव लड़ते तब फायदा होता, कांग्रेसी नेताओं का कहना है। लेकिन ऐसे में सपा बसपा ने जो फैसला लिया है उससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अब की बार यूपी में जिस तरह से देखने को मिला है कि सपा बसपा ने गठबंधन किया है और कहीं ना कहीं यूपी में कांग्रेस को अलग रखा है, और सबसे बड़ी बात तो है कि इससे कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर एक शिकन देखने को मिल रही है, हताशा देखने को मिल रही है। वो खुश नहीं है इस गठबंधन से। आपको हम यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सपा बसपा का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी तो खड़ी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा है। और ऐसे में अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, सपा बसपा ने जो 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला बनाया है, लोकसभा की 38 सीटों पर, तो ऐसे में आपको हम यहाँ पर बता दें, यूपी में अगर दोनों पार्टियों को 50 सीटें कम से कम आ जाती हैं, यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें, अगर उसमें से 50 सीटें आ जाती हैं तो ऐसे में बहुत बड़ा फायदा सपा बसपा के गठबंधन को होगा और यूपी में बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। अगर यूपी में सपा बसपा के गठबंधन को फायदा होता और मायावती प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि पीएम कैंडिडेट के लिए मायावती का नाम आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि जो और विपक्षी पार्टी हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हालांकि मैं राहुल गांधी की बात कर लेता हूं, तो राहुल गांधी को पीएम बनाने को लेकर अभी कई तरह के सवाल हैं। कहना भी यही है कि राहुल गांधी देश की जिम्मेदारी अभी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर वो परिपक्वता नहीं है जो होनी चाहिए। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के लिए परेशानी का सबक उसने खड़ा कर दिया है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से यूपी में कुछ समय पहले जब उपचुनाव हुए थे, जी हाँ, गोरखपुर और फूलपुर सीट पर, उस दौरान सपा बसपा के गठबंधन ने बेहद ही बड़ा कमाल दिखाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गोरखपुर में सपा बसपा का गठबंधन कुछ इस तरह से कमाल कर पाएगा। वहीं अगर मैं फूलपुर की बात कर लेता हूं तो केशव प्रसाद मौर्य को भी उम्मीद नहीं थी कि फूलपुर में इस तरह की स्थिति होगी। और आपको मैं बता दूं कि दरअसल यूपी में इस तरह की स्थिति क्यों हुई, सपा बसपा के गठबंधन को फायदा क्यों मिला। यूपी में कुछ समय पहले देखने को मिल रहा था सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में काफी खींचातान चल रही थी। सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में काफी समय से अनबन देखने को मिल रही थी और इसी अनबन का फायदा सपा बसपा आसानी से ले गए। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब गोरखपुर और फूलपुर सीट पर उपचुनाव थे उस दौरान देखने को मिला था कि योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर सीट को लेकर कुछ नहीं कहा था और केशव प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर सीट को लेकर कुछ नहीं कहा था। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ के पास विभाग ज्यादा है, केशव प्रसाद मौर्य के पास विभाग कम है, इन वजहों के चलते भी दोनों में आपसी लड़ाई देखने को मिलती रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफी समय पहले भी देखने को मिलता रहा था कि कोई बड़ा कार्यक्रम अगर यूपी में होता था तो उस दौरान योगी आदित्यनाथ जो है उनकी जगह ना योगी आदित्यनाथ ही दिखाई देते थे। उस कार्यक्रम के दौरान ना केशव प्रसाद मौर्य होते थे ना दिनेश शर्मा होते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में काफी समय से खटक पटक चल रही थी और यही जो उठा पटक थी इसका फायदा एसपी बीएसपी ले गई और फूलपुर और गोरखपुर सीट पर बाजी मार दी। यानी कि पार्टी के अंदरूनी खाने में ये नेता आपस में लड़ते रहकर और उसका फायदा सपा बसपा को मिल गया। और ऐसे में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं तो उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिससे वो वोट मांग सके। दरअसल इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि 2014 में जो एजेंडा सेट किया गया था राम मंदिर निर्माण का, वो एजेंडा तो पूरा ही नहीं हुआ। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं खुद इस बात को मान रहे हैं, खुद इस बात को अंदर ही अंदर वो मान रहे हैं कि सपा बसपा का गठबंधन उनके लिए परेशानी यूपी में खड़ी कर सकता है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि साधु संत जो है वो योगी सरकार से खुश नहीं है, बीजेपी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि जो मंदिर निर्माण का वायदा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि साधु संत का जो साथ है अब की बार मोदी सरकार को ना मिल पाए। साल 2014 में देखने को मिला था कि साधु संतों के आशीर्वाद से पीएम मोदी सत्ता पर काबिज देखने को मिला था कि उन्होंने सत्ता संभाली थी। साधु संतों के आशीर्वाद से जो है उन्हें सत्ता पर बिठाया गया, यानी कि सत्ता उन्हें मिली। लेकिन आज स्थितियों की मैं बात करता हूं तो स्थितियां आज उलट है। आज 2019 के चुनाव में यह देखने को मिल रहा है कि आज साधु संत मोदी सरकार से नाराज है। आज चुनाव की स्थितियां ये है कि आज जनता तो मोदी सरकार से नाराज चल ही रही है, लेकिन साधु संत भी मोदी सरकार से नाराज है। दरअसल जिस तरीके से साधु संतों का यह कहना है कि 2014 में किया हुआ वायदा आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि किस आधार पर मोदी सरकार को फिर से वोट किया जाए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो बीजेपी का हारना लगभग तय बताया जा रहा है, क्योंकि अब की बार बीजेपी की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। अब की बार साधु संतों की कृपा मोदी सरकार पर नहीं होने वाली। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। बीते साल लेकर चलूंगा मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान देखने को मिला था कि साधु संतों ने शिवराज सरकार का साथ छोड़ दिया था। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार से दूरी कर ली थी। तो ऐसे में वहां पर झटका लगा था बीजेपी को। जरा आप बातों को गौर से सोचिएगा और ध्यान से भी सुनिएगा। उस समय की मैं दोबारा बात बता देता हूं कि कंप्यूटर बाबा ने तो साथ छोड़ा ही था, साथ ही साथ साधु संतों ने भी बीजेपी का साथ मध्य प्रदेश में छोड़ा था। और हालत क्या हुई, मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार गई। तो जरा आप खुद सोचिए कि अगर लोकसभा चुनाव में साधु संतों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो मोदी सरकार का हारना तो वैसे ही तय है। क्योंकि अगर आज स्थिति की मैं बात करता हूं तो आज हालात बीजेपी के समर्थक में नहीं है, आज बीजेपी के सपोर्ट में हालात नहीं है। और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब की बार बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो गई। तो वहीं मैं सपा बसपा की बात भी कर रहा था। सपा बसपा का गठबंधन कांग्रेस के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा है। अब कांग्रेस राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले उतरने या फिर छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इसी तैयारी के तहत गांधी अगले महीने राज्य में 13 सभाएं करने जा रहे हैं। लेकिन नेतृत्व की इस घोषणा के बावजूद उत्तर प्रदेश से जुड़े कांग्रेस नेताओं में अकेले चुनावी मैदान में जाने को लेकर बहुत उत्साह नहीं है,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि सपा बसपा यानी अखिलेश और मायावती का गठबंधन, बुआ बबुआ की ये जोड़ी जब सारे वोट अपनी तरफ ले जाएगी तो बचेगा क्या। दूसरी तरफ अगर वोट कोई ले जाएगा तो वो ले जाएगी बीजेपी, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह यूपी में नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं हालात की बात कर रहा था लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए स्थितियां क्या है, मैंने आपको बताया भी कि अगर साधु संतों ने हाथ खींच लिया तो क्या होगा बीजेपी का हाल इस चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज बेरोजगार नाराज हैं, आज युवा नाराज हैं, आज व्यापारी नाराज है, आज किसान नाराज है, आज साधु संत नाराज है, आज महंत नाराज हैं, क्योंकि सरकार ने इन 4 सालों में केवल और केवल धोखा दिया है। ना बेरोजगारों को रोजगार मिला, ना युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली, ना किसानों की कर्ज माफी हुई, ना व्यापारियों को कोई फायदा हुआ, ना अयोध्या में राम मंदिर बना। सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन 4 सालों में क्या हुआ है और क्या काम किया है सरकार ने। शायद इसका जवाब सरकार भी नहीं दे पा रही है और आलम यही है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार कहीं ना कहीं तय बताई जा रही है। 80% जो है स्थितियां बता रही हैं कि अब की बार बीजेपी चुनाव हार रही है। देखते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार अगर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कदम उठा लेते हैं, युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए कदम उठा लेते हैं, अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कदम उठा लिया जाता है तो पासा पलट सकता है। लेकिन तब जब सरकार काम करेगी, और सरकार काम नहीं करती तो ऐसे ही झटका बीजेपी को लगेगा। और अब की बार ऐसा झटका लगेगा कि कई सालों के लिए बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी और उसके बाद जो है काफी समय के बाद भी वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। ये तय करना है मोदी सरकार को कि काम करना है या नहीं करना है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।